Okay. Now, students, we are going to discuss about types of assessment tests and techniques. So here we see सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट की। ये मोस्टली जो टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों का अचीवमेंट लेवल फाइंड करते हैं, परफॉर्मेंस लेवल फाइंड करते हैं कि वो एक टेस्ट में कितने मार्क्स लेते हैं, और उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं ये बच्चे जो हैं वो लायक हैं, नालायक हैं, मीडियोकर हैं, क्या है। So here we see on the screen that achievement test is developed to measure the skills and knowledge learned in a given grade level, usually through the planned instructions. मोस्टली बेटा जो क्लासरूम के अंदर हम टेस्ट लेते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, और इसके थ्रू हम मखसूस स्किल्स को या नॉलेज को जो है ना वो मेजर करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। ख़ास लेवल पे जो भी 6 ग्रेड है, 5 ग्रेड है, 4 ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, जिस लेवल बच्चा प्राइमरी में, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में पढ़ रहा होता है, और इसी चीज़ को बेटा हम इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में क्लासरूम में डिलीवर कर रहे होते हैं, उसी को मेजर करते हैं, उन स्किल्स को, नॉलेज को। सो अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स आर ऑफन यूज्ड इन एन एजुकेशन सिस्टम टू डिटरमाइन व्हाट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर विच स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड। यानी इनके थ्रू हमें ये फाइंड करते हैं कि हम बच्चों किस लेवल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और उसमें वो चीज़ें पैदा हो गई हैं नहीं हो गई हैं, तो ताकि हम उसको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करते हैं इसी बेस पे। तो अगर हम देखें व्हाट आर टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो अचीवमेंट जो टेस्ट हैं ये दो तरह के होते हैं मेन। एक तो बेटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, दूसरा टीचर मेड टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होते हैं जो बोर्ड लेता है, आपके जो बोर्ड में बेटा टेस्ट वगैरह आते हैं आपके, वो मोस्टली स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, और वो उसकी रिलायबिलिटी फाइंड की जाती है, वैलिडिटी फाइंड की जाती है, यूजेबिलिटी फाइंड की जाती है, प्रैक्टिबिलिटी फाइंड की जाती है, और उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज करके बाद में हम ओवरऑल बोर्ड के एग्जाम के तौर पर ऑफर करते हैं, उसमें जो टेस्ट आइटम यूज होती हैं, ताकि उसके अंदर किसी तरह के इश्यूज ना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग का, लैंग्वेज का, या उसके डिफ़िकल्ट होने का, बहुत ज़्यादा उसका लेवल ऑफ लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होने का। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि बोर्ड वगैरह में आते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजार के, उनकी डिफ़िकल्टी इंडेक्स फाइंड करके और आइटम डिफ़िकल्टी फाइंड करके रिजॉल्व करके, फिर उसको फिर उन आइटम को सेलेक्ट करके फिर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया जाता है। इसके लिए आइटम पूल्स भी डेवलप किए जाते हैं, फिर उन आइटम पूल्स में से उन आइटम्स को हमेशा चूज़ किया जाता है जिनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़्यादा हो। अच्छा, दूसरी तरफ अभी शायद आपको बातें ना समझाएं, लेकिन शायद आगे इन टॉपिक्स में बात करेंगे। जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा टीचर मेड टेस्ट है। ये वो टेस्ट है जो क्लासरूम के अंदर टीचर डिज़ाइन करता है, मैं और आप डिज़ाइन करते हैं, जो आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कंडक्ट करते हैं। और इसके लिए ये जो आपका टीचर मेड टेस्ट है ये ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी होता है, और प्रैक्टिकल भी हो सकता है किसी आपके प्रैक्टिकल लैब के अंदर। तो आपका बेटा जो ऑरल टेस्ट है वो तो आपको पता है ज़बानी होता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी ऑरली, तो आप उसको नो डाउट मेरे साथ ऑरल इंटरेक्शन नहीं है आपके, तो उससे मुझे रिटन फॉर्म में ले रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो ऑरल होता है वो फेस टू फेस होता है, क्लासरूम के अंदर हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं और बच्चे हमें उसका आंसर करते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो लैब के अंदर होता है, उसमें खास सेटिंग्स होती हैं लैब की, उसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाता है और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। और जो बेटा रिटन है इसकी फर्दर आगे 3 टाइप्स होती है जिसको हम भी अपने स्टडी करना है। इसमें एक तो बेटा ऐसे टाइप है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है, और इसमें स्टूडेंट ने ज़्यादा अपनी तरफ से लिखना होता है। दूसरा बेटा शॉर्ट आंसर टाइप है जिसे हम सैक्स कहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें भी ये स्पाई टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बच्चे ने बताना तो होता है लेकिन बहुत मखसूस बताना होता है, मैक्सिमम 2-3 लाइनों में उसने एक्सप्रेस करना होता है उस कंसेप्ट को जो सैक्स के फॉर्म में पूछा जाता है। और आपने यकीनन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, और आपको पता होगा कि इसमें ज़्यादा ब्रेथ नहीं होती और ये ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, तो ये बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको फाइंड करने के लिए हम सैक्स मोस्टली यूज़ करते हैं। थर्ड जो बेटा लेवल है वो थर्ड इसकी जो टाइप है रिटन टेस्ट की वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें फर्दर बहुत सारे फॉर्म्स आ जाती हैं, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आती हैं, मैचिंग लिस्ट भी है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ट्रू फॉल्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पर स्कूल लाइफ में आपने ये चीज़ें अटैम्प्ट की होंगी, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अटैम्प्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मोस्टली जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो अचीवमेंट टेस्ट की टाइप है, और इसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं जो मोस्टली आपके जो एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं।
एप्टीट्यूड बेटा होता है आपकी खास तरह की इंफॉर्मेशन होती है किस तरफ, मसलन हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा जो ज़्यादा मेडिकल में इंटरेस्टेड है, या वो लॉ में जाना चाहता है, या वो एजुकेशन में कराना चाहता है, तो उसके अंदर एप्टीट्यूड है बाकी वो एजुकेशन में उसे, यानी आपका जो एडमिशन टेस्ट होता है बेटा वो मोस्टली एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पर उसको कंसिडर करते हैं। जैसे एम कैट है, ई कैट है, ऐसे ही लॉ वाले जो हैं वो भी टेस्ट आप उन्होंने बना दिया, यूनिवर्सिटी वालों ने भी टेस्ट बना दिया यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। तो ये एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है ये डिटरमाइन करता है कि आपके अंदर बेसिक वो स्किल्स हैं जिसकी वजह से उस कोर्स को, उस कंटेंट को आपने पढ़ना है आगे जाके। बाकी आपका जो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इसमें इंटरेस्ट टेस्ट भी होता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी हैं जो कि आपका आईक्यू मेजर करता है, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है उसको मेजर करने के लिए आप कितना इंटेलिजेंट है। और आपका एटीट्यूड टेस्ट है जो कि आपके एटीट्यूड को मेजर करता है कि आपका एटीट्यूड किस तरफ है, कैसा एटीट्यूड है आपका। और फिर आपको पर्सनालिटी टेस्ट है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप या ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आपकी पर्सनालिटी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। और इस चीज़ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट, बहुत सारे जो टेस्ट हैं मुझे साइकोलॉजी वाले बनाते हैं मोस्टली, उनको स्टैंडर्डाइज करते रहते हैं पर्सनालिटी के, आईक्यू के, और ये जो एप्टीट्यूड के और एटीट्यूड के बहुत सारे स्केल जो हैं वो साइकोलॉजी के बनाते हैं, और हम एजुकेशन के लोग भी बनाते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा बेटा काम करते हैं एप्टीट्यूड पे, या आपके जो एटीट्यूड होता है इन दो पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, इंटेलिजेंस पे या पर्सनैलिटी वगैरह पे काम करते हैं। तो बहरहाल ये मामला चलता रहता है, बहरहाल ये डिपेंड करता है नीड पे भी कि आपने क्या करना है। ओके, अब हम ये देख सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अचीविंग मेकिंग अचीवमेंट टेस्ट और डूइंग और ऑफरिंग अचीवमेंट टेस्ट। तो इसमें हमें पहली बात तो ये है कि रिजल्ट्स आर जनरलाइज एंड रेप्लिकेबल। तो इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस तरह के अगर रिजल्ट आए हैं तो बाकी जो पॉपुलेशन है उनके भी ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, और उनको रेप्लिकेट किया जा सकता है। मीन्स कि अगर मैंने ये टेस्ट यहाँ पे दिया है तो किसी और जगह भी वो टेस्ट ऑफर किया जा सकता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट लिया गया तो दूसरे सेम डिस्ट्रिक्ट में भी टेस्ट दिया जा सकता है, तीसरे में भी दिया जा सकता है, एक डिवीजन में दिया तो दूसरी डिवीजन में भी दिया जा सकता है, तीसरे में भी दिया जा सकता है। तो इसको रेप्लिकेबल किया जा सकता है, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। बाकी ये है कि इट असेसेस इंडिविजुअल्स मास्टरी ऑफ डोमेन ऑफ नॉलेज और स्किल। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस हद तक बच्चों के अंदर नॉलेज और स्किल डेवलप हो चुकी है, क्या वाकई में उस चीज़ पर मास्टरी हासिल कर ली है नहीं की है, या वो पुअर है। लो लेवल स्किल्स हैं, हाई लेवल स्किल्स हैं, एवरेज स्किल्स हैं, लो लेवल ऑफ नॉलेज है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज, एवरेज नॉलेज है, क्या है उनके पास। और दीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू लार्ज ग्रुप, और मोस्टली जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये लार्ज ग्रुप को बेटा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। यानी लार्ज ग्रुप का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लोगों को, जैसे आप ये बोर्ड के एग्जाम होते हैं देखिए कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा जो अचीवमेंट टेस्ट है मोस्टली ये लार्ज ग्रुप को एडमिनिस्टर किए जाते हैं। अच्छा, जो बेटा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है या एबिलिटी टेस्ट है, ये शो करता है कि आप अंदर किस तरह की एबिलिटी, जैसे मैंने कहा था कि आप एम कैट देते हैं, ई कैट देते हैं, या लॉ के लिए एडमिशन टेस्ट देते हैं, या फार्मेसी के लिए एडमिशन टेस्ट देते हैं, या किसी और शोबे के लिए एडमिशन टेस्ट देते हैं। तो वो आपका एप्टीट्यूड मेजर करता है कि आप वाकई ही आपकी कोई खास तरह की झुकाव है इस सब्जेक्ट में, या आपका कोई लगन या इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में कि नहीं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट डिटरमाइन अ पर्सनस एबिलिटी टू लर्न अ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप एक ख़ास तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तरह का जो फील्ड है, उसके अंदर वो चीज़ आप वाकई लर्न कर सकते हैं कि नहीं। इस चीज़ को बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं कि आप जैसे ई कैट का टेस्ट लेते हैं तो वो मकसद ये होता है कि ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट्स हैं, क्या वाकई ही मेडिकल लाइन में आके फिट हो सकते हैं। और ऐसे एम कैट वाले जो सॉरी इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो करते हैं, ऐसे एम कैट वाले करते हैं कि मेडिकल लाइन में वो लोग फिट आ जाएँ, ऐसे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो करते हैं। तो असेसिस लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग परफॉर्मेंस, और इसके अंदर चूंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होती है और थिंकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी होते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्टली इसके अंदर बेटा एमसीक्यूज होते हैं, एंड दे आर स्ट्रिक्टली टाइम्ड, और इसको बड़ा टाइम फॉलो किया जाता है। अगर इसके अंदर 2 आवर्स हैं तो फिर 2 आवर्स टाइम होता है, अगर एक घंटा है तो 1 घंटे टाइम, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, 1 मिनट का भी। तो ये बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इसमें फर्दर ये है कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग है कि इसके अंदर कुछ ऐसे पैसेज हो सकते हैं जिसको पढ़ के आपने कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होता है। वर्बल रीजनिंग है जो आप इंग्लिश लेवल पे आपके पूछा जाता है, वर्बल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज होते हैं इंग्लिश के, उसके बारे में चीज़ें आप देखते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग है, इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकती हैं अलजेब्रा की, या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैथ की, यानी नंबरिंग के हवाले से। और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग भी हो सकती है, कुछ खास सिचुएशंस हो सकती हैं उसके बारे में पूछा जाए क्या उसमें कैसे टैकल करेंगे या उसमें कैसे करते हैं। तो चूंकि हमने ये 12 दिए हैं पीएचडी टेस्ट में, एमफिल के लिए टेस्ट के लिए,
एमफिल एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए। तो इसके बेटा हमने 12 जो है ना वो नोट स्टडी किए, 12 ये टेस्ट दिए, 12 इसमें से स्कोर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि बेटा ये अगर आप टेस्ट देते हैं जो भी लागू होने जा रहा है नेक्स्ट मे बी ईयर से 2022 से एडमिशन के लिए, 100% लागू हो जाएगा आपका, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दोनों पे ये लागू हो जाएगा इंशाल्लाह आपका जो एडमिशन टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो क्वेश्चन ये जैसे सामने आपके मेंटल अरिथमेटिक आ रहा है, कुछ शेप्स हैं उनके लॉजिकल प्लेसमेंट होती है कि एक ऑर्डर है तो दूसरा लास्ट ऑर्डर कैसा होगा, और रेशियो क्वेश्चन होते हैं। रेशियो आपको पता है दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को बेटा रेशियो कहते हैं, जिसे हम उर्दू में निस्बत भी कहते हैं। तो बाकी फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम चीज़ों को यानी जो पार्ट्स में देते हैं, कंपोनेंट्स में देखते हैं, और जैसे 3/4 की बात करते हैं, 3/7 की बात करते हैं, तो ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस हो सकते हैं कि एक सीक्वेंस में अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ऐसे ही ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, ऐसे आपका स्पेशल एप्टीट्यूड हो सकता है, तो उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्रामर और पंक्चुएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल वर्बल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एंड डायग्रामेटिकल रीजनिंग हो सकती है, जिसमें आपकी जो रीजनिंग मुख्तलिफ पिक्चर्स फॉर्म में मेजर की जाती है। तो ये सारा जो कंपोनेंट्स हैं इस टेस्ट के एप्टीट्यूड पे हो सकते हैं, और ये मुश्किल भी होता है, इतना आसान नहीं होता, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, फिर ये बेटा इसको अटैम्प्ट किया जा सकता है। और इसकी हमें फ़ायदा क्या है, एक्सीलेंट प्रेडिक्टर है कि फ्यूचर में बच्चे क्या परफॉर्म कर सकते हैं, या वो अच्छी तरीके से सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं कि नहीं, या स्टे कर सकते हैं कि नहीं। दीज प्रोवाइड वेज ऑफ कंपेयरिंग ए चाइल्ड परफॉर्मेंस, और इसके बेस पे हम एक बच्चे के दूसरे बच्चे से परफॉर्मेंस जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं, और प्रोवाइड अ प्रोफाइल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी पता चलता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, किन एरियाज में आप वीक हैं, और सेट डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, और जो मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं स्टूडेंट्स उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अनकवर हिडन टैलेंट, सो समटाइम जो बच्चों का हिडन टैलेंट को कवर करता है। पास वही होता है कि बच्चे बोर्ड के पेपर में तो अच्छा स्कोर नहीं लेते, लेकिन इस टेस्ट में अच्छे स्कोर्स ले लेते हैं, चूँकि इसमें मल्टीपल इसके मोड्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो वो इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी एबिलिटी के मुताबिक। हो सकता है कि किसी खास चीज़ में की एबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो। इसके भी इंस्ट्रक्शन यूजेस है, जैसे हमने कहा कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए, या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी किया जाता है। नीलम व्हाई आर यू ड्राइंग दिस, स्टॉप इट प्लीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन और गाइडेंस के तौर पे भी किया जाता है इसको। ठीक है, हाँ ये ज़रा वेट कीजिएगा। So now we are here to discuss about attitude type of attitude test basically। तो जो बेटा आपका एटीट्यूड होता है, ये खास तरह का आपको रिस्पॉन्स होता है किसी खास सिचुएशन में। तो अब जैसे एक टीचर है, उसका एक एटीट्यूड होता है टीचिंग का, टुवर्ड्स टीचिंग, क्या उसे टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा लगता है नहीं, बस आप सब लोग हैं। अब हम यहाँ पे 30-40 लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कि आप सबका टीचिंग आप सबको कितनी पसंद है, ठीक है। तो जिसको टीचिंग पसंद है वो लिखे यहाँ पे आई लाइक टीचिंग। जिसको आप में से टीचिंग वाकई पसंद है, ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं है, अब किसी और जगह आपको मौका नहीं मिला, तो ये नहीं कि आप एजुकेशन में इसलिए आ रहे हैं, किसी और जगह मौका नहीं मिल रहा, तो फिर ये तो ज़बरदस्ती हो गया ना। एक चीज़ ये है कि वाकई ही मैं इस प्रोफेशन को लाइक करता हूँ, करती हूँ, तो वो यहाँ पे टाइप करें आई लाइक टीचिंग, कमेंट्स में लिखें। ओके, सकबा नूर सिंह सर आई लाइक टीचिंग। तो इट मीन्स कि अगर बेटा वाकई आप इसको लाइक करते हैं, इट मीन्स कि आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टीचिंग वो ये है कि यू लाइक टीचिंग। अगर आप इसको डिसलाइक करते हैं, या आप किसी खास प्रेशर से वजह से आप यहाँ पे आ गए हैं, तो आपका कभी भी वो टीचर वाला एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा। ये एटीट्यूड बेटा तब ही डेवलप होता है जब आप उस चीज़ को लाइक कर रहे होते हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, फिर बेटा वो थैंक यू गुलाम साहब, वो तब ही जो है ना वो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट जो होता है ना वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एटीट्यूड इज अ पोस्चर और एन एक्शन और अ डिस्पोजिशन ऑफ अ फिगर और अ स्टैचू। यानी एक खास जो फिगर की, एक खास स्टैचू की जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
उस चीज़ को बेटा एटीट्यूड कहा जाता है, ख़ास पोस्चर को, एक्शन को। जैसे अभी आपने लिखा ये आपका ख़ास पोस्चर है, ख़ास एक्शन है, ख़ास डिस्पोजिशन है, और यही डिस्पोजिशन मैं पिछले कई दिनों से आपकी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी जो कॉग्निटिव डोमेन के अलावा साइकोमोटिव इफेक्टिव डोमेन है, ये उसका ये काम है कि आप बच्चों के अंदर खास तरह का एटीट्यूड डेवलप, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, ऐसे लिटरेरी एटीट्यूड होता है। बाद लोगों को जो लिटरेचर है वो पसंद होता है, तो हर बंदे को लिटरेचर पसंद हो ये बिल्कुल लाजमी नहीं है कि हर बंदा जो इक्वली हर चीज़ को पसंद करे, ये लाजमी नहीं है। बाज़ लोगों को सिंगिंग पसंद है, बाज़ लोगों को अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, वो अच्छा खेल सकते हैं, अच्छे एथलीट्स हैं, वो अच्छा भाग सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। तो ये अपने अपने एटीट्यूड होते हैं जिसकी तरफ आप माइल हो जाते हैं, वो काम आप कर गुजरते हैं जिसमें आपको आसानी महसूस होती है और आप वाकई उसको लाइक करते हैं। बेसिकली एटीट्यूड इटसेल्फ इज अ वेरी कम्प्लेक्स मेंटल स्टेट involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways। तो आपका जो बेटा एटीट्यूड होता है ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसका शुरुआत बेटा आपकी होती है बिलीफ से, आपके इत्तेकादात क्या हैं, जैसे मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो बेटा पढ़ रहे हैं इस पर अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करें कि वाकई ये चीज़ें आपको फ़ायदे देंगी और वाकई ये चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरों को फ़ायदा देंगी। तो अगर आप ये बिलीफ डेवलप नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे टीचर नहीं बनेंगे। मैं फिर से आपसे ये बात कह रहा हूँ, जब आप अपने बिलीफ इस चीज़ पर डेवलप कर लेंगे देन आप उसको वैल्यू करेंगे, आपके वैल्यूज का हिस्सा बन जाएगा और आप उसको अच्छा समझेंगे। तो जब आप उसको बेटा अच्छा समझेंगे, आप उसको वैल्यू करेंगे, तो फिर वो आपका एटीट्यूड का हिस्सा बन जाएगा और यकीनन जब ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा तो ये वो लेवल होगा जहाँ पे आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं इंशाल्लाह। और आप मेहनत टीचिंग में मेहनत करेंगे इस प्रोफेशन में रहते हुए, और फिर आप हर वो काम करेंगे जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, आपको अच्छा और इफेक्टिव टीचर बनाए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है एटीट्यूड टेस्ट के हवाले से। हम मोस्टली स्केल यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम एटीट्यूड को मेजर करते हैं। इसमें हम जैसे ये 5 पॉइंट लिकट स्केल दिया हुआ यहाँ पे, उसकी हम रेटिंग स्केल के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर, एग्री, डिसएग्री, डिसएग्री। इसमें से जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि डू यू लाइक टीचिंग और यू लाइक टीचिंग, तो आप कहेंगे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, यानी किसी एक लेवल पे आप खड़े होंगे, या तो पहले लेवल पे आप होंगे, या दूसरे पे, या तीसरे पे, या चौथे पे, या पांचवें पे। तो ये आपके एटीट्यूड को मेजर करेगा स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा जो है इसमें वो इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि आपके आईक्यू को मेजर करते हैं। और ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस वैसे तो बेसिकली तो कई तरह की होती है, लेकिन जो हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो आईक्यू पे करते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है क्या? इंटेलिजेंस टेस्ट इज ऑफन डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, कि आपकी जो माइंडसेट है इसकी जो जनरेबिलिटी क्या है, ठीक है। और गोल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ पर्सनस इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। और इससे हम ये आइडिया करता है कि पर्सन जो है वो कितना इंटेलेक्चुअली यानी उसके अंदर पोटेंशियल है, इस चीज़ को मेजर करता है। इसमें लिंग्विस्टिक भी है इंटेलिजेंस, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है, इसके अंदर परसेप्शंस भी हैं, इसके अंदर लर्निंग भी है, इसके अंदर रीजनिंग भी है। तो ये सारा कुछ बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। और ये शायद बीनट ने ये टेस्ट दिया था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये टेस्ट बनाए थे इंटेलिजेंस के, और आज तक लोग इस पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। इंटेलिजेंस में जो टेस्ट हैं ये इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, जैसे इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं, ग्रुप टेस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर वर्बल टेस्ट भी है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टेस्ट हो सकते हैं। जैसे बेटा ये आर्मी में लोग जाते हैं, आर्मी में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे लाजमी तौर पर इंटेलिजेंस टेस्ट दिए जाते हैं। और वो ग्रुप टेस्ट भी होते हैं जिसमें ग्रुप के साथ मिलकर आप काम करते हैं, और इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं जो कि पेपर पेंसिल भी होते हैं, और आप इंटरव्यू भी वो फिर से इंटेलिजेंस फाइंड करते हैं आपकी। तो बहरहाल ये दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, विजुअल भी और ग्रुप में भी, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, वर्बल भी और परफॉर्मेंस बेस्ड भी। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर आप एडवांटेज की बात करें तो मेजर अ वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स, आपके बिहेवियर के मुख्तलिफ जो शिकार हैं उसको ये उसको मेजर कर सकता है। अ यूनिफॉर्म वे ऑफ कंपेयरिंग पर्सनल परफॉर्मेंस, और ये सबके लिए जैसा होता है, इसलिए यूनिफॉर्म वे में सबको मेजर करता है। एक्सीलेंट प्रिडिक्टर ऑफ डैमेज अचीवमेंट, और इससे पता चलता है बच्चे किस हद तक जो है ना, जिनका आईक्यू ज़्यादा होगा जाहिर बात है ज़्यादा ज़हीन भी होंगे, फतीन भी होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा मैंने जैसे बात की कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये कई तरह के होंगे। मैनी इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोड्यूस अ सिंगल इंटेलिजेंस स्कोर, और बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो एक ही स्कोर पे बच्चों को लेके आ रहे होते हैं।
या एक ही कैटेगरी पे फॉल कर रहे होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के बाद। These only measure sample behavior or situation in which intelligence behavior is viewed. और ये बेटा एक ही सिचुएशन को जो है ना वो मेजर कर रहे होते हैं जिसमें आपका इंटेलिजेंट बिहेवियर जो होता है वो आपने एक्ट करना होता है, उसी को रिवील करता है ये। उसके अलावा बेटा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, और पर्सनैलिटी जो टेस्ट है आपका, इसमें आपकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जाता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन से ख्वाहिश हैं इसको मेजर किया जाता है, और पता चलता है कि आप जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इंट्रो वर्ड है या आउटर वर्ड है, यानी आप ज़्यादा अपनी ज़ात को सोचते हैं या आप दूसरों को ज़्यादा केयर करते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज होती हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, यानी ऐसी इन्वेंट्री कहते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम्स को रिलेटेड टू पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको आप इन्वेंट्री का नाम दे देते हैं, इसको आइटम पूल भी कहते हैं। और प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं जो कि प्रोजेक्शन करते हैं आपके बाद पर्सनैलिटी के बारे में, क्या आप क्या कर सकते हैं और कैसी आपकी पर्सनैलिटी है। सो पर्सनैलिटी टेस्ट इज असेसमेंट डिवाइस यूज्ड टू एवैल्यूएट और मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी सच एज फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो खास तरह के जो फैक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनको बेटा ये मेजर करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। जैसे मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी टेस्ट का मकसद, पर्सनैलिटी होती ही कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स है, यानी मेरी जो पर्सनैलिटी है वो तमाम उन ख्वाहिश का मजमूआ है जो मैं रखता हूँ, ठीक है। चाहे वो मेरा टीचिंग एटीट्यूड हो, चाहे वो मेरा अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हों, चाहे मेरी अपनी पर्सनल लुक हो, ये सारे बेटा वो ख्वाहिश हैं। मेरी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी हो या मेरी कमांड ओवर सब्जेक्ट हो, ये सारे ख्वाहिश होते हैं जो पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं। इवन आपका वेयरिंग कैसी है ये भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अच्छा, उसके अलावा बेटा आप अगर इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज अ सेल्फ रिपोर्ट, अ पेपर एंड पेंसिल। अच्छा, ये मुख्तलिफ आपको पर्सनैलिटी टेस्ट मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, को अटेम्प्ट करके पता कर सकते हैं आपका आईक्यू क्या है, ऐसा पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में पता किया जा सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं जिसके बेस पे आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, और ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर हम इसको करते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन सा, इसका हमें आइडिया होता है उन क्वेश्चन से। और जो बेटा प्रोजेक्टिव टेस्ट है उसमें अटेम्प्ट टू अनकवर एन इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस विशेस। इसमें यानी बात वही होता है कि हम, चूँकि इंसान बहुत कुछ सोचता है और जो चीज़ भी सोच रहा होता है उसके बारे में हमें वो गाइड करता है, उसके जो अनकॉन्शियस विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, थॉट्स हैं, उसके नीड्स हैं, उसे खुद भी आइडिया नहीं है कि मैं किन चीज़ों से खौफजदा हूँ, मेरी थॉट्स कैसी हैं। तो इन चीज़ों को हम प्रोजेक्टिव टेस्ट से पता करते हैं, जो कि पर्सनैलिटी के बारे में ज़रा इन डेप्थ टेस्ट होता है, और इंसान अपने बारे में कितना जानता है इस बारे में हमें पता चलता है। अच्छा, फर्दर में इसकी जो टाइप्स आती हैं वो एनआरटी और सीआरटी है, जिसे हम नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग कहते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में बेटा हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ग्रुप्स परफॉर्मेंस की, एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को हम दूसरे ग्रुप ऑफ से कंपेयर करते हैं, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, इसको बेटा हम एनआरटी कहते हैं, ठीक है। जो बेटा सीआरटी है ये प्योरली बेस करती है क्राइटेरिया पे, जिन क्राइटेरिया के बेस पे हम बच्चों को असेस करते हैं, उनको मेजर करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे सैट टेस्ट दी हुई है, जीआरई दी हुई है, आईक्यू टेस्ट और वेशर इंटेलिजेंस स्केल है, और यहाँ पे NAEP और एक्ट टेस्ट और स्मार्ट बैलेंस, ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल भी होंगे, इनके बारे में डिटेल हम वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन CRT में बेटा प्योरली जो आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है उसको देखा जाता है, जिसकी बेस पे हम बच्चों को स्कोर करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, और इसमें कंपैरिजन नहीं करते। ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टेक्निक्स। तो ये यहाँ पे 4 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों की जो है ना वो असेसमेंट कर सकते हैं। और उसमें फर्स्ट वन बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चनियर है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आगे उसका रेटिंग स्केल होता है, उसको हमें टिक मार्क करना होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चनर फिल किए हों कभी, मुझे नहीं पता आपने क्वेश्चन फिल किए नहीं कि नहीं किए, लेकिन यू मे टाइप इन द कमेंट एज यस अगर आपने पहले कभी क्वेश्चनर जो है ना वो फिल किया है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। जी, आपने से कभी क्वेश्चनर फिल किया है किसी ने, या खुद क्वेश्चनर कभी आपने बनाया हो? आई एम वेटिंग।
क्लास आप में से बेटा किसी ने क्वेश्चन कभी फिल किया है? नो कर दें अगर नहीं किया तो। ओके इट्स ओके, ठीक हो गया, मैं समझ गया। बेसिकली फिर आपका लेवल थोड़ा छोटा है तो इसलिए शायद वो आप अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं आए, वरना यूनिवर्सिटी में अक्सर आप लोग जो है ना वो रिसर्च करते भी हैं और दूसरे लोग भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन फिर करवाया जाता है। इसके बारे में हम मज़ीद देख लेते हैं। बाकी बेटा ऑब्जर्वेशन एक्ट ऑफ नोटिंग है, जिसमें मैंने पहले बताया था कि हम ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, जैसे भी हमने आंखें बंद की थी और हमारी ऑब्जर्वेशन जीरो हो गई थी, हम कुछ चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो आंखों से देखने का अमल है और ये नोटेबल वे में होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको हम पेपर पे टिक मार करते हैं या नोट कर लेते हैं। फिर इंटरव्यू है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, एक बंदा क्वेश्चन करता है और दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर करता है और किसी खास टॉपिक पे ये इंटरव्यू होता है, पर्पसफुली ये मीटिंग होती है। और फिर बेटा रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल अभी आपने देखा है, जिसको अभी आपने 5 पॉइंट का स्केल था जिसमें हाईली एग्री, डिसएग्री और हाईली डिसएग्री इस तरह की कुछ बातें लिखी हुई थी। ठीक है, और इस बारे में मजीद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्वेश्चनर जो है इटसेल्फ एज आई मेंशन कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है इसके अंदर और गेज रेटिंग स्केल होता है जिसके बारे में आपने उसमें टिक मार्क करना होता है जिस चीज़ से आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स या फैक्टर्स होते हैं, उस पर स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, फर्दर जो रिस्पॉन्डर होता है उन स्टेटमेंट्स को रिप्लाई करता है या फिर उसको टिक मार्क करता है। इट कंटेन लिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चन दैट कैन बी कंप्लीटिंग वन ऑफ टू बेसिक वेज। ठीक है, किसी तरीके से किया जा सकता है। मसलन ओपन फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे मैं ये पूछता हूँ कि इस वर्कशॉप में क्या आपकी कोई लर्निंग हुई है, वो लर्निंग कैसे हुई है, तो आप उसमें ओपनली अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लोज फॉर्मेट होता है जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी जाती है और आगे यस नो होता है या फिर उसके आगे ऑप्शंस होती हैं। लिकट स्केल होता है, 7 पॉइंट स्केल होता है, 9 पॉइंट स्केल होता है और स्केल के मुताबिक उसकी आपने मार्किंग करनी होती है। फिर उसमें समटाइम लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लिक्विड क्वेश्चन होते हैं, डायकोटोमस क्वेश्चन होते हैं। लिक्विड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें 5 पॉइंट स्केल होता है और डायकोटोमस वो होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे मेल फीमेल को डायकोटोमस कहा जाता है। अर्बन रूरल हम ऑप्शन देते हैं, वो डायकोटोमस होता है, या तो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, या तो मेल है या फिर फीमेल है। और फिर बाइपोलर क्वेश्चन हैं और फिर रेटिंग स्केल हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इसके बारे में है ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा एक्टिव नोटिंग है और जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन आपको चीज़ आती है उसको बेटा हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो है कैसे नुमा हो रही है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स आप लेते हैं या ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाते हैं उस पर अपने नोट्स लेते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके जो इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हैं उसको डिस्क्राइब किया जा सके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इंस्ट्रक्शनल जो इनक्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं ग्रुप्स के दौरान, और इम्प्रूवमेंट की जाए स्टूडेंट टीचर्स की क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की, और फीडबैक दिया जाए आपके इंडिविजुअल क्लासरूम के बारे में, स्कूल प्रोफाइल के बारे में। तो ये सारा इसका पर्पज होता है ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर जो है वो है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि आपका बहुत बिल्कुल डाटा कलेक्ट हो जाता है जो कि हाई रिलायबल होता है और फर्स्ट हैंड होता है, लेस एक्सपेंसिव है। आप जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको खर्चा कोई नहीं आता, बस जाना पड़ता है स्कूल्स में, टीचर क्लासरूम में। इट हेल्प्स टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस, और कुछ जो डिसीजंस हैं उसमें लेने में आपको हेल्प करता है। लेकिन जब बेटा ऑब्जर्वेशन करते हैं दूसरे लोग जो होते हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कि ये बंदा यहाँ क्यों बैठा हुआ है, ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है, और अगर ये मुझे नोट कर रहा है, ये मेरी कौन सी बातों को नोट कर रहा है, तो एक अजीब सी एंग्जाइटी उनके अंदर आ जाती है। जो टीचर होता है या जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, चाहे स्टूडेंट्स हों टीचर्स हों, द टास्क बीइंग ऑब्जर्व्ड इज सब्जेक्टेड टू टाइप्स ऑफ इंटरप्शन। ये भी मसला होता है कि आप उसमें इंटरप्ट क्या करते हैं, यानी जो चीज़ सामने आती हैं उसको ऑब्जर्वर इंटरप्ट कैसे कर रहा है। सम टास्क मे नॉट बी इन मैनर इन विच दे आर ऑब्जर्व, और ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ किसी खास वजह से हो रही होती है लेकिन वो एक्चुअली वैसा नहीं होता, लेकिन आप उसको वैसे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू जैसे मैं कहा कि ये पर्पसफुल मीटिंग होती है बिटवीन टू पीपल, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं किसी खास एरिया में किसी खास टॉपिक जिस तरह हम सर्च कर रहे होते हैं या पता करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में, हेल्प आउट करने के बारे में जो भी हम करते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, वन पर्सन लिस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन को लिस्ट करता है, उसको क्लियर करता है, पूछता है, फिर उसका जवाब देता है।
इट इज़ कैरिड आउट टू कलेक्ट डाटा बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिवली एक्सचेंज द डाटा। तो आप इसमें एक्सटेंसिव डाटा भी ले सकते हैं, इंटेंसिव डाटा भी ले सकते हैं, बहुत बल्क में डाटा ले सकते हैं और बहुत डीप जाकर डाटा ले सकते हैं। एंड इंटरव्यू गिव्स यू इनसाइट ऑन व्हाट द पर्सन यू आर इंटरव्यू थिंक एंड अपीयर्स टू बी थिंकिंग। इससे हमें पता चलता है एक्चुअली कि असल में पर्सन सोच क्या रहा है, वो चाहता क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है और डीपर इंफॉर्मेशन आती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें होती है फिनोमेना की। तो ये इसका फ़ायदा भी है। और इसके फर्दर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हैं, जिसमें आपका जो इंटरव्यू है वो पर्पस बेस्ड भी है, स्ट्रक्चर बेस्ड भी है, डिज़ाइन बेस्ड भी है। अगर हम पर्पस बेस्ड की बात करें तो सर्च इंटरव्यू हो सकता है या फिर क्लिनिकल इंटरव्यू हो सकता है। सर्च इंटरव्यू वो होता है जो सर्चेस करते हैं, और जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है जो खास आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको फाइंड करने के लिए क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड है और सेमी स्ट्रक्चर, ये तीन तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसके जो मुमकिन आंसर्स होते हैं उनको पहले से नोट कर लिया जाता है, फुल लिटरेचर भी उसको स्टडी करते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर होता है इसमें क्वेश्चन तो लिखे जाते हैं लेकिन रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो फ्री हो सकते हैं, किसी तरह के भी रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं रिस्पॉन्डेंट की तरफ से। और सेमी स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज को नोट कर लिया जाता है और कुछ को ओपन एंडेड रहने दिया जाता है, यानी अनस्ट्रक्चर रहने दिया जाता है। और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, यानी फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए भी हो सकता है और म्यूचुअल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। आखिरी बेटा आपको रेटिंग स्केल है, इसके अंदर मोस्टली जो होता है वो 5 या 7 पॉइंट्स होते हैं या लेवल्स होते हैं, और उनका आपस में कोई डिफरेंस होता है, इसको रेटिंग स्केल कहते हैं। A rating scale is a tool used for assessing the performance of tasks, skill level, procedure, processes, and qualities, quantities और end products. तो इन सब के लिए बेटा हम रेटिंग स्केल को यूज़ करते हैं, चाहे वो स्किल मेजर करनी हो, टास्क हो, प्रोसीजर्स हो, उस बारे में। रेटिंग स्केल यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच द चाइल्ड एग्जिबिट्स अ बिहेवियर और क्वालिटी ऑफ दैट बिहेवियर। ठीक है, तो वो किस हद तक आप इस चीज़ एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं। तो ये बेटा आपका लेवल होता है जिस पे आपने टिक मार्क करते हैं या बताते हैं या सर्कल करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि रिस्पोंडेंट क्या सोच रहा है एक खास मामला के बारे में, खास स्टेटमेंट के बारे में। और इसके बेटा जो रेटिंग स्केल्स हैं, इसके फर्दर टाइप्स में जो है ना वो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल मोस्टली यही यूज़ होता है, जो जिसे हम लिकट स्केल में या 7 पॉइंट स्केल में यूज़ करते हैं, या फिर ग्राफिकल रेटिंग स्केल होता है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जाके आप टिक मार्क करते हैं, जो कि पहले से जो न्यूमेरिक रेटिंग स्केल उसमें 0 to 11 या 10 ऐसे वैल्यूज दी जाती हैं, आप कहीं ना कहीं आप फॉल कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे जब हम ग्राफिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस दी होती हैं, ऑप्शन में कहीं पे आपको टिक करना होता है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेसन and today's lecture. Thank you for your participation and listening.